नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम बात करेंगे आपकी कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक की तीसरे पाठ एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कॉन्टिनेंट्स, यानी तीन साम्राज्यों में फैला हुआ, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और ये साम्राज्य है रोमन साम्राज्य। तो आज हम रोमन साम्राज्य की बात करेंगे। रोमन साम्राज्य वास्तव में यूरोप के अधिकांश भागों और उपजाऊ अर्धचंद्र यानी फर्टाइल क्रिसेंट यानी कि मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, इन पूरे क्षेत्र में फैला हुआ साम्राज्य था। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि ये साम्राज्य किस तरह संगठित हुआ, इसके यहाँ पर राजनीतिक शक्तियाँ किस प्रकार काम कर रही थीं और साथ ही यहाँ पर सामाजिक समूह किस प्रकार बने थे और वो क्या काम कर रहे थे। हम ये देखते थे कि इस साम्राज्य का जो स्थानीय संस्कृति थी वो काफ़ी समृद्ध थी और साथ ही यहाँ की भाषाएं भी बहुत समृद्ध थीं। और साथ ही इस साम्राज्य में महिलाओं की जो कानूनी स्थिति थी, विधिक स्थिति थी, वो भी काफ़ी मजबूत थी। लेकिन साथ ही ये जो साम्राज्य था, इसकी अर्थव्यवस्था दास श्रम यानी कि स्लेव लेबर पर बेस थी, जो अपने आप में कोई अच्छी चीज़ नहीं कह जा सकती कि लोगों को दास बना के उनसे यहाँ पर काम करवाया जाता था। जब हम ये देखते हैं कि हमारी ये जो साम्राज्य है, ये 5वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि इसका जो दो हिस्से हो गए। जो इसका पश्चिमी भाग था साम्राज्य का, वो तो 5वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन जो इसका पूर्वी भाग था इस साम्राज्य का, ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था, वो समृद्ध बना रहा और तब तक चलता रहा जब तक इस साम्राज्य का पूरी तरह से अंत नहीं हो गया। तो अब हम सबसे पहली बात करते हैं कि वो कौन कौन से शक्तिशाली साम्राज्य थे जिसने इस क्षेत्र पर, जिसके बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, यूरोप, मध्य एशिया और अफ्रीका, तो वो कौन कौन से शक्तिशाली साम्राज्य थे जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र पर अपना राज्य चलाया था। तो इस पूरे क्षेत्र को चीनी लोग कहते थे ताचिन, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र। तो इस पश्चिमी क्षेत्र में दो शक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण थी, दो साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो आपका ये रोमन साम्राज्य और दूसरा ईरान का साम्राज्य। ये इन दोनों की आपस में प्रतिद्वंद्विता भी थी, आपस में मुकाबला भी रहता था, एक दूसरे पे हमला भी करते थे ये। और ये जो इन दोनों की जो एक मुख्य अंतर अगर आप देखना चाहें तो वो ये था कि ईरानी साम्राज्य जो था वो काफ़ी समरूप था, होमोजीनस था। होमोजीनस का मतलब ये था कि वहाँ पर एक ही भाषा के, एक ही संस्कृति के लोग, जो ईरानियन या पर्थियन जिन्हें कह सकते हैं, वो लोग वहाँ पर रहते थे और उनका राजा उनको आसानी से शासित कर सकता था। लेकिन जो रोमन साम्राज्य था उसमें विभिन्न भाषाओं के, विभिन्न संस्कृतियों के, विभिन्न नस्लों के लोग रहते थे। तो इसलिए रोमन साम्राज्य अधिक विविधतापूर्ण यानी कि हेट्रोजीनस राज्य था। और इसके बारे में हम देख सकते हैं कि जो ईरान का साम्राज्य था वो कैस्पियन सागर के दक्षिण से होता हुआ और जो है अफ़गानिस्तान, जो उसका पूर्व में हम देखते हैं अफ़गानिस्तान तक भी फैला हुआ था और साथ ही जो पूर्वी अरब का क्षेत्र था वहाँ तक फैला हुआ था। तो वो ईरान का साम्राज्य था। और बाकी हम देख सकते हैं कि रोम साम्राज्य उत्तरी यूरोप के बड़े हिस्सों में, उत्तरी अफ्रीका में और पश्चिमी एशिया यानी मध्य एशिया में फैला हुआ था। तो इस प्रकार आपने इन दोनों साम्राज्यों के बारे में थोड़ा सा समझा। अब हम बात करेंगे कि रोमन साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं। तो 3 मुख्य स्रोत हम कह सकते हैं, मतलब इन स्रोतों को हम 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो है वो कहलाता है टेक्सचुअल सोर्सेज यानी ग्रंथीय स्रोत। ये वो स्रोत थे जो उस समय के समकालीन इतिहासकारों ने
अपने समाज, अपने देश, अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी राजनीति के बारे में लिखे थे। तो क्योंकि ये वर्ष दर वर्ष लिखे जाते थे, इसलिए इन्हें वार्षिकी यानी एनल्स भी कहते थे। जो दूसरी प्रकार के रोमन साम्राज्य को जानने के जो दूसरे प्रकार के स्रोत हैं, वो हैं दस्तावेजी स्रोत यानी डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। ये क्या हैं? जो रोमन साम्राज्य में जो भी लेन देन होते थे, जो अनुबंध होते थे, जो उधार लिया दिया जाता था, जो कुछ भी लिखा जाता था, उसके बहुत सारे दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं। उन दस्तावेजों को पढ़कर भी हम रोमन साम्राज्य के बारे में जानते हैं। तो इसलिए इन्हें कहते हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस यानी दस्तावेजी स्रोत। और जो तीसरे प्रकार के स्रोत हैं इसके रोमन साम्राज्य के बारे में जानने के, वो हैं जिन्हें हम कह सकते हैं पुरातात्विक स्रोत यानी मटेरियल सोर्स या आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो हमें जो इस क्षेत्र में भवन मिले हैं, स्मारक मिले हैं, बर्तन मिले हैं, औजार मिले हैं, हथियार मिले हैं, उनसे भी हमें इस साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, और वो कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक साक्ष्य। अब हम बात करते हैं रोमन साम्राज्य के बारे में, और उसको थोड़ा सा ध्यान से और नज़दीक से देखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप अपनी जो पुस्तक है उसमें आप देखेंगे, सबसे पहले ही पेज पर आपको एक बहुत बड़ा मानचित्र दिखाई देगा, जिसके मध्य में भूमध्य सागर है यानी मेडिटेरियन सी है। तो मेडिटेरियन सी जो है वो रोमन साम्राज्य का एक तरह से हृदय स्थल यानी हार्टलैंड कहला सकते हैं। इसके चारों तरफ ही रोमन साम्राज्य फैला हुआ था, तो इसीलिए इसको मेडिटेरियन सी को रोमन एम्पायर का हार्ट कहते हैं। ये जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। और हम देखते हैं कि ये जो सागर है यानी भूमध्य सागर है, ये पश्चिम में स्पेन से होता हुआ पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है। जो रोम यानी कि हमारा जो रोमन साम्राज्य था, उसका इस पूरे मेडिटेरियन सी पर, इस पूरे भूमध्य सागर पर राज था, कंट्रोल था। और हम देख सकते हैं कि उत्तर में जो रोमन साम्राज्य की सीमा थी वो डैन्यूब और राइन नदियों तक फैली हुई थी यूरोप में, और दक्षिण में ये अफ्रीका में सहारा मरुस्थल तक ये रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। और रोमन साम्राज्य के इतिहास को हम दो चरणों में बांट सकते हैं। जो पहला भाग है उसे कहते हैं अर्ली एम्पायर यानी प्रारंभिक साम्राज्य, और जो बाद का इतिहास है उसे हम कहते हैं लेट एंटिक्विटी या बाद का साम्राज्य। अब पहले हम जो अर्ली रोमन एम्पायर है यानी प्रारंभिक रोम साम्राज्य है, उसके बारे में हम बहुत कुछ बातें सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। तो इस साम्राज्य यानी जो रोमन साम्राज्य के प्रारंभिक भाग में जो सबसे प्रमुख शासक था रोमन साम्राज्य का, वो था अगस्तस, और वो रोम साम्राज्य का सबसे पहला सम्राट बना 27 BCE में, 27 BCE में। और उसने अपने आप को प्रिंसिपेट, और जो उसका जो साम्राज्य था वो प्रिंसिपेट कहलाता था। अगस्तस वैसे तो पूरी तरह से संप्रभु शासक था, सारा नियंत्रण उसके हाथ में था, लेकिन सीनेटर को खुश करने के लिए उसने अपने आप को कभी भी संप्रभु शासक यानी सम्राट नहीं कहा, बल्कि वो अपने आप को प्रिंसेप कहता था। प्रिंसेप का मतलब है प्रथम नागरिक। तो इसका मतलब वो वास्तव में सम्राट, लेकिन उसने सीनेट की नाराज़गी के डर से अपने आप को कभी सम्राट नहीं कहा, केवल अपने आप को प्रिंसेप कहा यानी प्रथम नागरिक कहा, ताकि जो सीनेट के लोग हैं वो उसके इस जो उद्घोषणा से कि मैं सम्राट बन गया तो इसका मतलब मैं सीनेट की बात भी नहीं मानूंगा, इस बात को से नाराज़ ना हो जाए सीनेटर, और इस लिए उसने अपने आप को प्रिंसेप कहा, सम्राट नहीं कहा। और इसके बारे में हम देख सकते हैं कि भाई सीनेट क्या थी। आज जैसे हमारी संसद होती है, इसी तरह से सीनेट एक संस्था थी जो रोम साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये एक अल्पतंत्रीय
संस्था थी, यानी ये ओलिगार्किक थी, यानी थोड़े से लोगों का शासन ये रोम साम्राज्य पर चलाती थी। सीनेट में अधिकांश जो लोग थे वो इटली के जमींदार थे और वो संभ्रांत यानी कि उच्च वर्ग के लोग थे, एरिस्टोक्रेट थे, और वो ही मिलकर रोम के सारे साम्राज्य को चलाते थे। रोमन साम्राज्य की सारी जो नीतियां हैं वो तय करते थे। अधिकांश जो इतिहासकार हैं जिनका इतिहास हमें लैटिन और ग्रीक भाषा के ग्रंथों में मिलता है, वो सब इसी सीनेट के सदस्य थे, यानी उच्च वर्ग के, संभ्रांत वर्ग के एरिस्टोक्रेट लोग थे। और इसलिए और उन्होंने जो कुछ भी इतिहास लिखा है वो सीनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। तो उनके इतिहास में उनकी लिखी बातों से हमें ये पता चलता है कि वो उस राजा की प्रशंसा करते थे जो सीनेट का आदर करता था, सीनेट की बातें मानता था, और जो सीनेट का विरोध करता था, उसकी बात नहीं मानता था, उसके प्रति आलोचनात्मक इतिहास इन इतिहासकारों ने लिखा है। अब हम बात करते हैं कि इस रोमन साम्राज्य का संगठन किस प्रकार का था, ये कैसे बनाया गया था साम्राज्य। तो इस साम्राज्य के 3 मुख्य स्तंभ थे। एक था सम्राट, दूसरा था सीनेट, और तीसरी थी सेना। हम सेना के बारे में अगर यहाँ बात करें तो जहाँ ईरानी साम्राज्य में ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती किया जाता था सेना में, और उनको बिना वेतन के भी काम करना पड़ता था सेना में ईरान के साम्राज्य में, वहीं रोमन साम्राज्य में एक पेड एंड प्रोफेशनल सेना थी, यानी एक पेशेवर सेना थी। उसको नियमित रूप से वेतन भी मिलता था, उसको प्रशिक्षण भी मिलता था, और उनकी सर्विस कंडीशन भी तय होती थी। प्रत्येक सैनिक को कम से कम 25 वर्ष तक सेना में काम करना होता था। और ये जो सैनिक थे, जो सेना के लोग थे, ये अपने बेहतर मजदूरी और सेवा शर्तों के लिए समय समय पे आंदोलन करते रहते थे, और कई बार तो इसकी वजह से गृह युद्ध भी हो जाता था। तो जो हमारे सीनेट की बैकग्राउंड वाले हिस्टोरियन हैं, वो सेना को भय की दृष्टि से, आलोचना की दृष्टि से देखते थे, और उसका वर्ण, और जब उन्होंने अपना इतिहास लिखा है उसमें उन्होंने सेना के बारे में अच्छी बातें नहीं लिखी हैं, क्योंकि सीनेट सेना से डरती थी, क्योंकि सेना कभी भी तख्ता पलट कर सकती थी, कभी भी बगावत कर सकती थी। अगर हम आर्मी के भूमिका की, यानी सेना की भूमिका की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राजा की जो व्यक्तिगत सफलता थी वो इस बात पर निर्भर करती थी कि उसका सेना पर कितना नियंत्रण है। अगर सेना विभाजित रहती थी तो इससे हम देखते हैं कि गृह युद्ध यानी सिविल वॉर भी वहाँ पर हो जाता था, और ऐसा उदाहरण हमें मिला है 69 सीई में, यानी 69 सीई में हम देखते हैं कि रोम साम्राज्य में एक गृह युद्ध हो गया था इसी सेना के फूट की वजह से, और उस दौरान 4 रोमन सम्राटों को जल्दी जल्दी एक के बाद एक गद्दी में बिठा के उनको उन पद से हटा दिया गया था। तो ये सब गृह युद्ध की वजह से हुआ था, और गृह युद्ध सेना की फूट की वजह से हुआ था। तो इससे पता चलता है कि रोमन साम्राज्य में सेना बहुत अधिक पावरफुल थी, बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी, और वो बहुत हद तक रोमन साम्राज्य की नीतियों को, उसके कार्यक्रमों को प्रभावित करती थी। अब हम बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य में उत्तराधिकार का नियम क्या था। उत्तराधिकार का, सक्सेशन का मतलब होता है कि जब एक राजा मरता है या कोई व्यक्ति मरता है तो उसके बाद उसकी संपत्ति, उसके पद को कौन ग्रहण करता है। तो रोमन साम्राज्य में उत्तराधिकार का नियम ये था कि जो पुत्र होगा उसको उत्तराधिकार मिलेगा, चाहे वो उसका जैविक पुत्र हो यानी वास्तविक पुत्र हो, या फिर उसका गोद लिया हुआ पुत्र हो। तो अगस्टस ने भी टिबेरियस नाम के व्यक्ति को गोद लिया था, और उसका जो भली प्रकार से जो उत्तराधिकार का जो संस्कार था वो हो पाया था। तो इसका मतलब उत्तराधिकार के लिए पुत्र होना जरूरी था, चाहे भले ही वो गोद लिया हुआ पुत्र हो। और ये जो उत्तराधिकार की बात है वो केवल राजा सम्राटों के लिए नहीं थी, बल्कि अन्य संस्थाओं में, यहाँ तक कि सेना में भी उत्तराधिकार था। एक सैनिक का जब रिटायर होता था तो उसका बेटा उसकी जगह पर सैनिक बन जाता था। तो इस तरह से उत्तराधिकार की प्रथा वहाँ पर ये थी। अब हम बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य में जो युद्ध लड़े गए उनके बारे में।
रोमन साम्राज्य की जहाँ तक बात करें तो जो पहली 2 शताब्दियाँ हैं वो इसका वो जो हमारी हैं वो काफ़ी पीसफुल रही। और इसका कारण ये है कि सम्राटों को ज़्यादा युद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अगस्तस के समय तक इतना बड़ा साम्राज्य बन चुका था, उसमें इतना सारा भूक्षेत्र शामिल हो चुका था कि अब राजाओं को और ज़्यादा ज़मीन जीतने के लिए युद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हम ये देखते हैं कि जो टिबेरियस ने अगस्तस से जो साम्राज्य प्राप्त किया था वो वास्तव में बहुत बड़ा था और उसी को संभालना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए नए साम्राज्य, नई जगहों को, नए स्थानों को जीतने के लिए युद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस दौरान हम देखते हैं पहली और दूसरी शताब्दी में। और इसीलिए अगस्त का जो युग था, अगस्तन एज जो थी, जो सम्राट अगस्त था उसका जो शासनकाल था वो किस लिए मशहूर है? वो मशहूर है उसकी शांति काल के लिए, कि उस दौरान कोई युद्ध नहीं हुआ और पूरी तरह से साम्राज्य में शांति रही। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे जो अगस्तस का जो शांति का काल था वो शांति बहुत पहले चले बहुत सारे युद्धों और गृह युद्धों के बाद स्थापित हुई थी। तो इसलिए अगस्त का काल जो है, जो सम्राट अगस्त का शासन काल है, वो एज ऑफ पीस यानी शांति का युग कहलाता है। केवल एक ही इस दौरान मुख्य युद्ध की घटना हुई थी कि जब ट्रेजन नाम का जो यूरोपियन सम्राट था और रोमन सम्राट था, उसने एक बार यूफ्रेटस यानी कि जो हमारी दजला नदी है उसके किनारों को जीत लिया था। उसके लिए उसने युद्ध किया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसके पास, रोमन सम्राटों के पास पहले इतनी ज़्यादा ज़मीन थी कि जो ट्रेजन ने नई ज़मीन जीती थी उनके पास इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि उस नई ज़मीन का प्रबंध कर सकें, प्रशासन कर सकें, उसके लिए व्यवस्था कर सकें। तो ट्रेजन के बाद के रोमन सम्राटों ने उस ट्रेजन के द्वारा जीती गई ज़मीन को छोड़ ही दिया था, उसको अबंडन कर दिया था। तो ये सब बातें हमें पता चली कि भाई हमारा रोमन साम्राज्य में युद्ध कैसे होता था और शांति का काल किस प्रकार का था। अब हम बात करते हैं कि रोमन साम्राज्य में जो रोमन डायरेक्ट रूल है यानी प्रत्यक्ष शासन है पूरे प्रांत में, सारे देश में, वो किस तरह से स्थापित हुआ और किस तरह से उसका विस्तार हुआ। तो अगर हम बात करें कि हाँ, कि जो हमारी नियर ईस्ट, जो निकट पूर्व के देश थे, उन पर रोमन सम्राटों ने सीधा अपना शासन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने उन सबको सूबे यानी प्रोविंशियल टेरिटरी बना दिया। और जो प्रारंभिक द्वितीय शताब्दी थी उसमें जो हम देख सकते हैं कि जो हमारी यूफ्रेटस थी, दजला नदी थी, उसके पश्चिम का पूरा हिस्सा भी हमारे रोमन सम्राटों ने जीत लिया था। और इस वजह से रोम साम्राज्य बहुत ज़्यादा धनी और समृद्ध हो गया था। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जो हेरोड का जो किंगडम थी उसी से 5.4 मिलियन दिनारी वहाँ का करेंसी होती थी। जैसे हमारा रुपया चलता है वहाँ दिनारी चलती थी। तो 5.4 मिलियन दिनारी की वहाँ पर साल भर में आमदनी होती थी। तो ऐसे समृद्ध राज्यों को जब रोमन साम्राज्य ने अपने अंदर मिला लिया और उन्हें अपने प्रत्यक्ष शासन में ले लिया तो रोमन साम्राज्य बहुत ज़्यादा धनी हो गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि उन्होंने अपने पूरे, इतना बड़ा साम्राज्य था तो उसका संगठन कैसे किया। इटली को छोड़कर बाकी जितना भी भूक्षेत्र रोमन साम्राज्य के अंतर्गत था उसको उन्होंने प्रोविंसेस यानी सूबों में बांट दिया, जिससे कि उन पर आसानी से कर लगाए जा सके। तो यानी केवल इटली के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, बाकी सारे सूबे, सारे प्रोविंसेस के लोगों को टैक्स देना पड़ता था। और जब रोमन साम्राज्य द्वितीय शताब्दी में अपनी सत्ता की चरम पर था, अपनी शक्ति के चरम पर था, तो हम देखते हैं कि इसका जो पूरा प्रभाव क्षेत्र था, जो इसका जो शासन था,
वो हम देखते हैं कि स्कॉटलैंड से लेकर आर्मेनिया के बॉर्डर तक था, और दक्षिण में सहारा से लेकर उत्तर में यूफ्रेटस यानी दजला तक फैला हुआ था। तो यानी ये रोमन साम्राज्य बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा विस्तृत, बहुत सारा इसके अंदर भूक्षेत्र था और बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन चुका था ये। अब हम बात एक और महत्वपूर्ण करते हैं। अभी तक आपने देखा कि भाई जो हमारा सीनेट थी उस पर कब्जा था जो इटली के ज़मींदारों का, और आपने देखा कि पूरे रोमन साम्राज्य को इटली को छोड़कर बाकी सारे को सूबों में बांट दिया और वहाँ के लोगों से टैक्स ले जाता था। लेकिन इटली के लोगों से, इटली के सीनेटर से टैक्स नहीं लिया जाता था, यानी इटली के लोग अपने आप को बड़े प्रिविलेज पोजीशन में, विशेषाधिकार वाली स्थिति में रखते थे और एंजॉय करते थे। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि इटली के हाथ से सत्ता निकलती गई, इटली का महत्व, प्रभाव और शक्ति कम होती गई, और सूबों में जो लोग थे, प्रोविंसेस में जो लोग थे, उनका महत्व बढ़ता गया, उनकी शक्ति बढ़ गई और प्रशासन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती चली गई। तो ऐसा कैसे हुआ, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। जो रोमन साम्राज्य के जो महान नगरीय केंद्र थे वो भूमध्य सागर के किनारों पर बसे हुए थे, और वो ही उसके साम्राज्यवादी प्रणाली का मुख्य आधार थे। इन नगरों के कुछ उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो इनमें था कार्थेज। ये आपको अपने मैप पर, अपने मानचित्र में दिखाने भी हैं, और ये परीक्षा में भी आता है दिखाने के लिए। तो रोमन साम्राज्य के जो मुख्य नगर थे वो थे कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया और एंटियोक। ये इसके सबसे बड़े नगरों में से कुछ नगरों के नाम मैंने आपको बताए, और इन्हीं नगरों के माध्यम से जो सरकार थी वो उनके आसपास के गांव से टैक्स कलेक्ट करने का काम करती थी, और इस प्रकार से पूरा जो रोमन साम्राज्य था वो इन नगरों के माध्यम से चलता था। इस तरह से इन नगरों का बहुत ज़्यादा महत्व था। लेकिन जब इन नगरों का महत्व बढ़ा तो इससे एक नया परिवर्तन हमें दिखाई दिया। इन नगरों में रहने वाले जो स्थानीय उच्च वर्ग के लोग थे, उनका अब रोमन सम्राट के साथ सीधा संबंध होने लगा, और वो रोमन साम्राज्य के प्रशासन को चलाने में जब महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे तो रोमन सम्राट उन पर ज़्यादा निर्भर होता गया। और रोमन सम्राट इटली के सीनेटर से परेशान भी था, उनकी धौंस से, उनकी दादागिरी से। तो रोमन सम्राट ने सोचा कि क्यों ना मैं इन नगरों जैसे कार्थेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक में रहने वाले जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो मुझे प्रशासन चलाने में भी सहायता देते हैं और जिनका अपने क्षेत्र पर नियंत्रण भी है, तो क्यों ना मैं उनको आगे बढ़ाऊं और इटली के सीनेटर्स का भूमिका, उनका महत्व, उनकी शक्ति कम करूं। और रोमन सम्राटों ने ऐसा ही किया, और इसका परिणाम ये निकला कि हम देख सकते हैं, इसका परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे इटली के सीनेटर्स की भूमिका रोमन साम्राज्य में कम होती चली गई, और प्रशासन में जो नगरों के लोग थे, जो स्थानीय शासक थे, स्थानीय उच्च वर्ग के लोग थे, उनकी भूमिका बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि सेना में भी जो स्थानीय नगरों के लोग थे वो ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में शामिल हो गए। और हम देखते हैं कि जो गैलेनियस नाम का सम्राट था रोमन साम्राज्य का, उसने सीनेटर्स को मिलिट्री कमांड से हटा दिया और उनकी जगह पर मिलिट्री की कमांड जो नगरों के स्थानीय लोग थे, प्रोविंसेस के जो लोग थे, उनको दे दी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लेट फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में हम ये देखते हैं कि आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण प्रोविंसेस, सूबों से आए हुए लोगों का होने लगा, और उनकी संख्या भी इन दोनों में काफ़ी बढ़ गई। और इसका कारण ये था कि जो रोमन साम्राज्य की सिटीजनशिप, नागरिकता थी, उसका काफ़ी विस्तार हुआ, और इन क्षेत्रों के लोगों को भी रोमन साम्राज्य की जो नागरिकता है वो दी गई। अब हम बात करते हैं कि रोमन एम्पायर में
जो शहर थे उनका महत्व क्या था और उनकी भूमिका क्या थी। हम अगर रोमन लोगों के ही अनुसार देखें, उनके जो उन्होंने बताया उसी की बात देखें, तो सिटी का मतलब होता था एक अर्बन सेंटर, एक शहरी केंद्र, जो जिसका अपना मजिस्ट्रेट होता था, सिटी काउंसिल यानी नगरीय परिषद होती थी, और टेरिटरी होती थी, एक क्षेत्र होता था जिसमें गांव भी आते थे। तो इसका मतलब एक सिटी का मतलब केवल एक शहर नहीं, बल्कि उस शहर के आसपास के ऐसे गांव भी थे जिस पर उस शहर का नियंत्रण होता था। और हर सिटी में एक मजिस्ट्रेट होता था और एक नगरीय परिषद यानी सिटी काउंसिल होती थी, जो मिलकर यहाँ का प्रशासन चलाते थे। और ये भी खास बात है कि एक शहर किसी दूसरे शहर के नियंत्रण के अधीन नहीं होता था, जबकि गांव दूसरे शहरों के नियंत्रण के अधीन होते थे। एक गांव किसी शहर के नियंत्रण के अधीन होता था, लेकिन एक शहर किसी दूसरे शहर के नियंत्रण में नहीं होता था। और ये भी देखा गया रोमन साम्राज्य के इतिहास में कि कोई जो गांव है अगर वो तरक्की करता था तो उसको उसका दर्जा बढ़ा के उसे शहर घोषित कर दिया जाता था। और कई बार ऐसा भी हुआ कि दंड के स्वरूप, सजा देने के रूप में किसी शहर को गांव का दर्जा दे दिया गया, उसका शहर का दर्जा खत्म कर दिया गया। तो अब आप सोच सकते हो कि भाई शहर का दर्जा मिलने से और शहर बनने से क्या फ़ायदा हो जाता था। शहर का दर्जा मिलने से या शहर में रहने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि अगर कभी साम्राज्य में अन्न की कमी होती थी, भोजन की कमी होती थी, अकाल वगैरह की स्थिति होती थी, तो गांव की तुलना में शहर के लोगों को भोजन आसानी से और ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाता था। तो शहर में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था। अगर हम बात करें रोमन इंजीनियर्स की, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है वो ब्रिजेस बनाए, पुल बनाए, और इन ब्रिजेस का प्रयोग पानी को दूर दूर तक ले जाने के लिए होता था, और इनको एक्वाडक्ट्स कहते थे। इसका एक एग्जाम्पल हमें मिलता है पॉन्ट डू गार्ड, जो नाइम्स के पास है फ्रांस में। तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि ये बड़े बड़े एक्वाडक्ट्स जो बनाए जाते थे वो दूर दूर से शहरों तक पानी ले जाने के लिए बनाए जाते थे। ये हमारे रोमन साम्राज्य की एक खास विशेषता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो रोमन साम्राज्य में जो शहरी जीवन था उसमें पब्लिक बाथ्स यानी सार्वजनिक स्नानागार का बहुत महत्वपूर्ण रोल था, बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। लोग अपने घरों में नहीं नहाते थे, हो सकता है वहाँ घरों में रहने के लिए, वहाँ घरों में नहाने की कोई व्यवस्था ही ना हो। नहाने के लिए लोग सार्वजनिक रूप से बने स्नानागारों में जाते थे और वहाँ नहाते थे। जैसे आज भी आप देखते हो कि भाई अगर हमें बाल कटाने होते हैं तो हम अपने घर में तो नहीं काटते बाल, बाहर नाई की दुकान होती है, वहाँ पर जाके अपने बाल कटवाते हैं। इसी तरह उस समय लोग नहाने के लिए बाहर जाते थे, सार्वजनिक स्नानागार में जाते थे, पब्लिक बाथ में जाते थे और वहाँ पर नहाते थे। और इसके अलावा शहरों में मनोरंजन की भी बहुत ज़्यादा सुविधा होती थी, और रोमन साम्राज्य में रहने वाले लोगों को वर्ष भर में बहुत सारे दिन केवल मनोरंजन के लिए ही मिलते थे कि आपको उस दिन मनोरंजन करना है। तो इस तरह से ये शहरी जीवन की वहाँ की विशेषता थी। वहाँ पर एक्वाडक्ट्स थे, वहाँ पर पब्लिक बाथ्स थे, और वहाँ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए बहुत सारी छुट्टियाँ थीं और बहुत सारे अवसर थे। अब हम बात करेंगे कि इतना अच्छा रोमन साम्राज्य चल रहा था, लेकिन फिर क्या संकट आ गया। तो रोमन साम्राज्य के ऊपर एक संकट भी आया जिसे हम 3rd सेंचुरी क्राइसिस यानी कि तीसरी शताब्दी का संकट के नाम से जानते हैं। हुआ ये कि उस दौरान तीसरी शताब्दी में ईरान में हम देखते हैं सासानी वंश, एक नया वंश के राजा बन गए, और वो बड़े आक्रामक थे, और उन्होंने रोमन साम्राज्य पर बहुत बार आक्रमण किया। और रोमन साम्राज्य क्योंकि बहुत लंबे समय से शांति की अवस्था में रह रहा था, तो वो इन आक्रमणों से के लिए तैयार नहीं था, और इन आक्रमणों से रोमन साम्राज्य को बहुत नुकसान हुआ। हम देखते हैं कि जो ये सासानी वंश के शासक थे ईरान के, उन्होंने 255 एडी में 15 साल के अंदर अंदर अपनी जो शासन, अपना जो भूक्षेत्र है शासन का, वो काफ़ी बढ़ा लिया था।
और जो हमें शाहपुर वन नाम का जो फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन जो शिलालेख मिलता है, उसमें ये बताया गया है कि ईरानी शासक ने 60,000 रोमन सैनिकों की हत्या करके एंटियोक नाम का जो रोमन शहर था उसे जीत लिया। तो ये जो ईरान का जो नया आक्रमण था, जो सासानी वंश के शासकों का जो नई आक्रामक नीति थी, ये इसके कारण रोमन साम्राज्य को संकट का सामना करना पड़ रहा था। इसी को हम थर्ड सेंचुरी क्राइसिस यानी तीसरी शताब्दी का संकट कहते हैं। न केवल हमारे ईरानी शासकों का आक्रमण तीसरी शताब्दी के संकट का एक कारण था, बल्कि एक और कारण था इस तीसरी शताब्दी के कारण का, और वो था कि जो उत्तरी यूरोप में जो नए कबीले, जो जनजातीय लोग थे, ट्राइबल ग्रुप्स जो थे, जैसे अलमन्नी था या फ्रैंक थे या गोथ्स थे, उन्होंने भी रोमन साम्राज्य पे हमला करना शुरू कर दिया राइन और डैन्यूब के बॉर्डर्स पर। राइन और डैन्यूब दो नदियां थीं, उनका जो सीमा क्षेत्र था वहाँ पर अब रोमन साम्राज्य पे हमला करने वाले जनजातीय कबीले के लोग आ गए। उनमें अलमन्नी, फ्रैंक और गोथ्स थे। तो एक साथ दो संकटों से घिर गया था हमारा रोमन साम्राज्य। एक तरफ से ईरान के नए सासानी वंश के लोग उन पे हमले कर रहे थे, उन्हें हरा रहे थे, उन्हें मार रहे थे। दूसरी तरफ उत्तरी यूरोप से नए जनजातीय समूह जैसे अलनानी, फ्रैंक, गोथ्स, ये सब मिलकर रोमन साम्राज्य में हमला कर रहे थे और रोमन साम्राज्य उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था, लगातार हार रहा था। इसी को तीसरी शताब्दी का संकट कहते हैं। जो इसके बारे में हम देख सकते हैं कि इन पर जो ब्लैक सी यानी काले सागर और आल्प्स पर्वत और जो दक्षिणी जर्मनी, इन सब जगहों पर 233 से 280 एडी के बीच लगातार इन यूरोप की जनजातियों के लोगों ने रोमन साम्राज्य पर हमला किया, जिससे इसका संकट बढ़ता गया और इसी को हम तीसरी शताब्दी का संकट कहते हैं। तो जो रोमन्स थे, जो रोमन साम्राज्य के लोग थे, उनको अपने बहुत सारे भू क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा इन हमलों की वजह से। और हम ये देख सकते हैं कि जो एम्परर था, रोमन एम्परर जो था, उसको उसने अपने जो दस्तावेजों में लिखवाया कि मुझे इन जंगलियों से युद्ध करना पड़ रहा है, जिसमें हमें हार हो रही है और हमें अपना बहुत सारा भू क्षेत्र इन्हें देना पड़ रहा है। इस सब का परिणाम ये हुआ कि तीसरी शताब्दी में बहुत सारे रोमन सम्राट जल्दी जल्दी गद्दी पे आए और जल्दी जल्दी वहाँ से हटे। तो इसी सब को हम तीसरी शताब्दी का संकट कहते हैं। तो आज के दिन हम इस पाठ पर यहीं तक चर्चा करेंगे और अगले दिन अगले वीडियो में इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।